तो बच्चों, हम लोग ग्रामर के अंतर्गत सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। तो सिंथेसिस का पहला सिंथेसिस बताया गया कि सिंथेसिस जो है वाक्यों को जोड़ने को सिंथेसिस कहते हैं। वाक्य संकलन जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो बताया गया कि सिंथेसिस दो वाक्यों को जोड़ करके एक जो है तीन तरह से बनती है। तीन तरह से वाक्य सिंथेसिस में बनते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ये भी सिंथेसिस है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये भी सिंथेसिस है। और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये भी सिंथेसिस है। तो हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि सिंपल सेंटेंस के से जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाने की बताया कि हम कुल 8 विधियां हैं। 8 में से कोई पूछ सकता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो वो भी कई तरीके से बनता है। नाउन क्लास का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके, एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। और कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो वो भी जो है कुल सब कई जो क्वाड्रेटिक कंजक्शन होते हैं उसके भी कई तरीके से होते हैं। कुमुलेटिव के प्रयोग से, एडवर्सेटिव के प्रयोग से, अल्टरनेटिव के प्रयोग से, और तरह तरह से और हैं, उसके भी बहुत विधियां हैं। तो सबका एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं, इसलिए हम इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहली विधि सिंपल से सिंपल बनाने की पहली विधि के अंतर्गत हम लोग पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने की बात सीखे, जिसके अंतर्गत विशेष जो है हम देखें कि पार्टिसिपल, 3 तरह के पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग इसके पहले देखें कैसे जो है दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके बनाया गया। आज उसी कड़ी में सिंपल सेंटेंस बनाने की दूसरी विधि है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि हूबहू पार्टिसिपल द्वारा वाक्यों को जोड़ने की विधि ही जैसी है। दोनों में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों एक जैसे। बहुत माइन्यूट अंतर है, उस अंतर को बताया जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज जाएंगे कि ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। वास्तव में देखा जाए तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब पहले जाने कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है कर्ता। जैसे हिंदी में कारक होता है, वैसे इंग्लिश में केस होती है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, इस तरह से तमाम केस, वोकेटिव केस होती हैं। तो नॉमिनेटिव को हम कर्ता करा कहते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने कर्ता। तो जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नॉमिनेटिव यानी कर्ता इस तरह से प्रयुक्त हो कि वह उस वाक्य के उसका संबंध न तो वाक्य के क्रिया से हो न तो उसके कर्म से हो, तो उस कर्ता को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं।
फिर से सुन लीजिए। जब किसी वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट का संबंध उस वाक्य के न तो क्रिया से हो न ही उसके कर्म से हो, तो उस कर्ता को, सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। वो निष्प्रभाव होता है सेंटेंस में। तो आइए देखिए, उदाहरण लिया गया है। The sun having set, the stars came up in the sky। तो देखिए यहाँ the sun जो है, ये the sun जो है यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, क्योंकि इसमें जो वर्ब है इससे कोई इसका ताल्लुकात नहीं, कोई संबंध नहीं है। इसलिए इस सेंटेंस में द सन पूरे सेंटेंस का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाए। तो इसी विधि से हमें बनाना है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमें दो वाक्यों को जोड़ करके बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो एक कैसे जानेंगे कि यहां नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हमें करना है? जब सिंपल से सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस से फिर सिंपल सेंटेंस बनाने की बात आएगी, हमें निर्देश मिलेगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जुड़ेगा, यह पार्टिसिपल से नहीं जुड़ेगा, बल्कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग इसमें होगा? तो आइए देखें, इसका अंतर है। हम पार्टिसिपल बताते समय कि जब पार्टिसिपल से वाक्य जुड़ते हैं तो उसके जो जितने सेंटेंस होते हैं उनके सब्जेक्ट सब्जेक्ट में समानता होती है। या तो पहले के ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट और दूसरे के सब्जेक्ट में समानता होती है, तब हम उसको पार्टिसिपल जोड़ते हैं। कैसे उसमें दिया गया था, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लास। तो देखिए, आई रीच्ड होम एक वाक्य है, दूसरा फिर आई। तो आई, ही, सी और सरिता सी, रमेश ही, ऐसे नाउन एक ठो नाउन, एक ठो उसका प्रोनाउन, ऐसे होता है। या तो दोनों जो है नाउन हो, दोनों प्रोनाउन हो, दोनों समानता तो रहेगी दोनों में। तो ऐसा अगर समानता रहती है तब तो हम जोड़ते हैं नाम जो है उसको पार्टिसिपल से। लेकिन जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हम प्रयोग करेंगे तो उसमें देखेंगे कि समानता नहीं रहेगी। दो वाक्य रहेंगे तो दोनों का, पहले वाक्य का कर्ता दूसरा होगा, दूसरे वाक्य का कर्ता दूसरा होगा। अगर ऐसी स्थिति होती है और सारे क्रिया लगभग वैसे ही होते हैं कि जैसे पार्टिसिपल वाले वाक्य में होते हैं, सारा क्रिया की एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य उसके बाद होता है, सारी क्रिया वैसे ही होगी। बस महज अंतर ये रहेगा कि दूसरे वाले का सब्जेक्ट दूसरा होगा, पहले वाले का दूसरा। जैसे देखिए यहां लिखा है द सन रोज, एक सेंटेंस है द सन रोज, दूसरा है द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। तो द सन रोज का सब्जेक्ट सन है और दूसरे का सब्जेक्ट है द बर्ड्स है। यहां भिन्नता है। और जब जो बताया थे जो है पार्टिसिपल से कि आई रीच्ड होम, आई, दोनों में आई रहा, समानता, दोनों सब्जेक्ट में समानता रहा, तो हम इसको पार्टिसिपल जोड़े। यहां देखिए बता रहे हैं कि दोनों में भिन्नता मिलेगी। द सन रोज, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। तो यहाँ देखिए ये है, यहाँ द सन है, यहाँ द बर्ड्स है। दूसरा देखिए द टीचर वाज एब्सेंट द बॉयज। तो पहले का द टीचर है, दूसरे में द बॉयज, अलग अलग सब्जेक्ट है। आगे देखिए द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी। द कैप्टन इसका सेंटेंस जो है सब्जेक्ट है, इसका द आर्मी दूसरा सब्जेक्ट है। ऐसे देखेंगे जितने भी वाक्य इसमें है, जितने भी सेंटेंस हैं, सबका जो है सब्जेक्ट भिन्न जो है भिन्न भिन्न है। तो यही अंतर है कि जब दो वाक्य इस तरह से आए कि उनका सब्जेक्ट एक न हो, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हो, और जो जहां तक कार्य है, घटना है, वह एक के बाद एक से लिंक हो, जुड़ी हो, वैसे ही जैसे कि पार्टिसिपल में जुड़ा रहता है, तो हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से करते हैं।
तो दोनों में अंतर क्या है, कैसे इसको जोड़ते हैं? तो जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके कर्ता को पहले लिख देते हैं, और उसके कर्ता को लिखने के बाद उसी सेंटेंस के जो वर्ब होती है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, यानी उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। अगर वह वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है तो हैविंग उसके क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अगर राइट है तो हैविंग रिटेन, और गो या वेंट है तो हैविंग गॉन, और ऐसे जो भी वर्ब हो, अगर है सिंग या सैंग है तो हैविंग संग थर्ड फॉर्म, उसका हैविंग लगाकर हैविंग अपनी तरफ से जोड़ेंगे, उसके बाद जो वर्ब दिया रहेगा हमारा वाक्य में उसी का थर्ड फॉर्म लगा देंगे हैविंग। ये कब करते हैं? सब्जेक्ट लिखने के बाद। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तब उसके बाद हैविंग क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और अगर हमारा पहले सेंटेंस में टू बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब जो टू बी वर्ब है ये आए और यह मुख्य क्रिया के रूप में आए, सहायक क्रिया के रूप में ना आए, इसके साथ कोई दूसरी वर्ब ना आए, तो हम हैविंग की जगह बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे इसमें द टीचर वाज एब्सेंट, देखिए द टीचर वाज एब्सेंट, तो देखिए वाज, जो वाज आया है यह टू बी वर्ब है और यह मुख्य क्रिया के रूप में आ रहा है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं। नीचे देखिए उसी का वाज किल्ड, इसमें भी वाज आया है लेकिन इसके बाद किल्ड देखिए एक वर्ब आई, तो यह सहायक क्रिया है, यह सहायक क्रिया है, और यहाँ मुख्य क्रिया किल है, इसकी यह सहायक क्रिया है। और ऊपर जो वाज आया है इसके बाद क्रिया नहीं है, यह क्रिया न है, इसलिए यह क्या है? मुख्य क्रिया के रूप में आई है। जब यही बताते हैं जब इज एम आर वाज वर्ब टू बी वर्ब मेन क्रिया मेन वर्ब के रूप में आए तो उसको हम जो है उसको हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। और जब वह सहायक क्रिया के रूप में आए तो अगली क्रिया को हम देखेंगे, अगली क्रिया क्या है उसके रूप को हम देखेंगे। अब इसके बाद जो है दूसरा सेंटेंस को जब का त्यों लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है द सन हैविंग सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, यह वाक्य इस तरह से रहा होगा कि द सन सेट, सूर्यास्त हो गया, द सन सेट, द सन सेट ए मान लीजिए ए वाक्य है द सन सेट, दूसरा है द स्टार्स केम अप इन द स्काई, सूर्यास्त हो गया और तारे आकाश में निकल आए। तो द सन सेट है, द सन लगे सब्जेक्ट लगाएंगे, उस पर हैविंग स्वतः अपने आप से इसको हम लगाएंगे हैविंग। और ये सेट देखिए, ये सेट जो द सन सेट का सेट नहीं है, उस द सन सेट तो सूर्यास्त हो गया सेकेंड फॉर्म है, और हैविंग के बाद जो सेट है वह थर्ड फॉर्म है। ये मत समझिए कि वही सेट है, क्योंकि सेट 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 का तीनों फॉर्म एक ही होता है। तो यह सेट जो है वो जो पहले का वाला सेंटेंस का वो नहीं, सेकेंड फॉर्म नहीं, ये थर्ड फॉर्म। आइए क्लियर होगा, हम उदाहरण से देख इसको हम करेंगे सामने, इस सेंटेंस को आप लोग देखते हैं तब क्लियर होता रहेगा कैसे करेंगे। देखिए वाक्य है द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, द बर्ड्स बिगन टू फ्लाई, दूसरा वाक्य पक्षियां जो है उड़ने लगी। तो पहले कौन सा कार्य हुआ है? पहले सूर्य का उदय हुआ है, उसके बाद पक्षियां उड़ने शुरू की हैं। तब जो कार्य पहले होता है उसके कर्ता को पहले लिखते हैं। तो पहले सूर्य उदय होने का काम हुआ है तो इसके कर्ता को हम यहाँ लिख देंगे द सन।
लिखेंगे द सन सब्जेक्ट लिख दिए। अब इसके बाद हैविंग लगाएंगे अपने तरीके से। हैविंग द सन हैविंग। अब इसका यह मूल रूप में आइए रोज, राइज रोज राइजेन, तो इसका थर्ड फॉर्म राइज में उगना, तो इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे द सन हैविंग राइजेन। अब देखिए क्लियर हो रहा है। यहाँ जैसे यहाँ सेट था तो सेट तीनों एक ही था, इसलिए क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ क्लियर हो रहा है। यहाँ रोज है, हम देखेंगे सन हैविंग राइजेन। अब ये पहले वाक्य से हमारा इतना बन गया कि पहले सब्जेक्ट लिख दिए, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग अपने से लगाए, हैविंग लगा करके इस वर्ब को थर्ड फॉर्म दे दिए द सन हैविंग राइजेन। अब लगाइए काम। अब सारा किया जैसे करते हैं पार्टिसिपल से जोड़ते हैं वैसे। दूसरा वाक्य खूब लिख दीजिए द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। ये देखिए जुड़ गया। ये दोनों वाक्य द सन रोज, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, ये दोनों जुट करके यह एक वाक्य बन गया द सन हैविंग राइजेन, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जुट गया, यह सिंपल सेंटेंस बन गया। और आइए देखें दूसरा, द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क। अब देखिए इसका, देखो बेटा, द टीचर वाज एब्सेंट। यहाँ देखिए टीचर वाज एब्सेंट, इस वाक्य में द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित रहा। द बॉय डिड नॉट वर्क, लड़के काम नहीं किए। तो इसका परिणाम है, देखिए अध्यापक के अनुपस्थित का दूसरा वाक्य परिणाम है, इसलिए पहले वाक्य यह हुआ, इसका परिणाम है। तो पहले वाले वाक्य को हम करेंगे। पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट को लिख लीजिए द टीचर, जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखिए। द टीचर हो गया सब्जेक्ट। अब क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, यह पार्टिसिपल से क्यों होता है कि यह पार्टिसिपल से नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट दूसरा है, यहाँ सब्जेक्ट दूसरा है। जैसे ऊपर यहाँ द सन है, यहाँ द बर्ड्स है, तो यहाँ जो है हम जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे कि न कि जो है पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल में होता क्या है कि सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब से ही शुरू होता है। वैसे यही होता जो है ये पहले ही शुरू होता है, इसमें सब्जेक्ट रहबे नहीं करता है। द टीचर, अच्छा हाँ, द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क। तो इसका सब्जेक्ट दे। अब इसका वर्ब देखिए वाज है, यह मुख्य क्रिया के रूप में आई है वाज। बताए टू बी वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब ये होते हैं। तो बताए हैं जब टू बी वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में आए तो उसके मूल रूप में आईएनजी जोड़ते हैं। तब यह बी वर्ब का बताया कि इसका रूप होता है इज एम आर वाज वर्ब। यह बी वर्ब से बने हैं, तो बी में आईएनजी जोड़ेगी। तो द टीचर बीइंग, यहाँ हैविंग नहीं लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग एब्सेंट। यही ध्यान दीजिए कि कहाँ हम हैविंग लगाएंगे, कहाँ बीइंग लगाएंगे। तो टू बी वर्ब इन्हीं गिनी है इज एम आर वाज वर्ब, इतने जब आए मुख्य क्रिया के रूप में तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा और कोई दूसरा है तो हैविंग लगाएंगे। जो भी वर्ब आए वह फाइनाइट हो तो हैविंग का प्रयोग करते हैं। द टीचर बीइंग एब्सेंट, दूसरा वाक्य लिख दीजिए द बॉय डिड नॉट वर्क, काम लगाइए द बॉय डिड नॉट वर्क। यस, अब नीचे का वाक्य डिस्कस के बाद द कैप्टन वाज किल्ड। अब देखिए
अभी बताया कि जब टू बी वर्ब इज एम आर वाज वर आए तो उसको बीइंग में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कैप्टन वाज किल्ड, यहाँ वाज आया है लेकिन यह सहायक किल्ड की सहायक क्रिया है या पैसिव वॉइस है। वाज किल्ड पैसिव वॉइस का सहायक क्रिया के रूप में, न कि मुख्य क्रिया के रूप में। तो जब ऐसे आ जाए तो वाज, अब इसको हम प्रधानता हम एक ही इस वर्ग की है, तो हम इस वर्ग की प्रधानता, इसको नहीं प्रधानता ये है ना, ये तो सहायक क्रिया है। तो बताया कि हैविंग आना चाहिए, तो हैविंग किल्ड तो होना चाहिए हैविंग किल्ड अगर ये आएगा, लेकिन यह एक्टिव फॉर्म में नहीं पैसिव फॉर्म में। तो जब कोई से वर्ब पैसिव फॉर्म में हो तो हैविंग बीन लगाएंगे उसको, हैविंग बीन किल्ड। जब कोई हमारा एक्सप्रेशन पैसिव में हो तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हम लोग पार्टिसिपल नहीं पढ़े। तो यहाँ इसको नहीं देख, हम इसको देखेंगे कि यह सहायक क्रिया है इसकी, तो यह होगा द कैप्टन। इसका देखिए पहले सब्जेक्ट लिख करके तब लगाएंगे, द कैप्टन हैविंग बीन हम क्यों लगा रहे बता दें कि हैविंग बीन इसलिए करा है क्योंकि यह पैसिव फॉर्म में, इसलिए हम हैविंग बीन का प्रयोग करें। हैविंग बीन किल्ड, और दूसरा लिखिए द आर्मी फ्लैग, द आर्मी फ्लैग सेना भर्ती। कैप्टन के मार दिए जाने के बाद सेना भाग गई, कि मरने के बाद मार दिए जाने पैसिव फॉर्म है उसका। तो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी वाज आया तो हम इसको बीइंग बदले, देखिए यहाँ वाज आया तो हम बीइंग नहीं बदले, क्योंकि यहाँ जो वाज है यह वाज मुख्य क्रिया के रूप में सेंटेंस में आ रहा है, और यहाँ जो वाज है यह सहायक क्रिया के रूप में है, इसलिए हम इसको प्रधानता देंगे। यहाँ इसके अलावा कोई वर्ब है नहीं, इसलिए इसको हम बीइंग चेंज करेंगे। तो हैविंग आता है तो उस हैविंग के बाद वर्ब का जो रहता है थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन जब बीइंग आएगा तो उसके बाद वर्ब होगा नहीं कहती, तो उसके वाज के बाद की जो वर्ब जो चीज जो शब्द है उसी को लिख देते हैं, जो भी है। जैसे यहाँ देखिए एब्सेंट था ना, टीचर एब्सेंट, टीचर बीइंग एब्सेंट शब्द है, एब्सेंट को लिख देंगे। थर्ड वहां वर्ब है ही नहीं था, किसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और हाँ अगला देखिए, द पुलिस अराइव, द डकैट्स रैन अवे। पुलिस पहुंची और डकैत भाग गए। तो दो सेंटेंस, एक का सब्जेक्ट पुलिस है, दूसरे का डकैत है। तो जब सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होता है तो यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जुड़ता है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से होता है पहले पुलिस पहुंची है, तो जो पहले क्रिया काम होता है उसी के सब्जेक्ट को हम सब पहले लिखते हैं। इसको पहले द पुलिस, तो द पुलिस लिख देंगे, पहले सब्जेक्ट लिखिए द पुलिस। अब देखिए अराइव, अराइव एक वर्ब है, पूर्णकालिक क्रिया है, पहुंचना। इसमें वाज वर्ब, टू बी वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब नहीं है। तो जब इसमें वाज वर्ब नहीं है, यह मुख्य वर्ब है, तो उसी को हैविंग लगा कर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। द पुलिस हैविंग, हैविंग अपने से लगाएंगे, हैविंग अराइव। तो अराइव जो है, ध्यान रहे कि हम एक जो अराइव यहां लिखा हम ये नहीं लिख रहे हैं, द पुलिस हैविंग अराइव्ड। तो ये मत समझिए कि इस
इस वाक्य में जो लिखा है एराइड वही है। यह हम थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कुछ वर्ब होते हैं कि उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं। जो ईडी से बनते हैं, जो वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म, उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं। तो कंफ्यूज ये मत करिएगा कि हम यही उठा कर लिख दिए। ये थर्ड फॉर्म, हमेशा हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, और दूसरा वाक्य दिए द पोएट्स, तो को इस्तेमाल कर दिए ताकि यह तो अलग वाक्य था, तो इसलिए यहाँ दी कैपिटल था, लेकिन अब वह एक में जुड़ रहा है, इसलिए वह उसको इस्तेमाल में करेंगे। दी द पोएट्स रैन अवे, भाग गए। पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पोएट्स, पुलिस के पहुंचने के बाद डकैत भाग गए। नीचे देखिए, सारे सेंटेंस हैं, यह सब जुड़ रहे हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, क्योंकि जितने सेंटेंस यहाँ हैं लिए गए हैं सब अलग अलग हैं। वाक्य तो दो हैं, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हैं, एक ही नहीं। जबकि हम लोग पार्टिसिपल में पढ़े तो उसमें सारे सब्जेक्ट समान थे। पहले का जो सब्जेक्ट था, दूसरे का तो वही था। आई था तो दूसरा भी आई था, ही था दूसरा भी ही था, सी था दूसरा भी सी था, रमेश था दूसरे में ही था, या रमेश न लिखकर उसका प्रोनाउन ही था, सरिता है तो सी था, ऐसे। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अलग अलग है। यही है कि जब हमारा लगे कि एकदम यह पार्टिसिपल से ही जुड़ने जैसा है, लेकिन यह सब्जेक्ट अगर भिन्न भिन्न है तब हम इसको नाम से एब्सोल्यूट जोड़ते हैं, नहीं तो वह पार्टिसिपल जुड़ते हैं। पार्टिसिपल से हम शुरू ही कहते हैं हैविंग अराइव्ड, हैविंग अराइव्ड या गोइंग। स्लीपिंग माने वर्ब वहाँ जो है पार्टिसिपल से ही शुरू हुआ, वह सेंटेंस ही शुरू होता है। यहाँ पहले सब्जेक्ट लिख करके तब पार्टिसिपल लगाते हैं। अंतर यही है, वहां पार्टिसिपल से ही वाक्य शुरू होता है, सब्जेक्ट उसके बाद वाले वाक्य में लगता है, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों समान होता है। तो एक ही सब्जेक्ट को बाद वाले वाक्य में लिख देते हैं और पहले पार्टिसिपल शुरू करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होता है, इसलिए पहले वाले को सब्जेक्ट लगा करके तब हम पार्टिसिपल, और यहाँ दो तरह से बनते हैं पार्टिसिपल, हैविंग क्रिया के थर्ड फॉर्म से या बीइंग से। और भी बताया गया था पैसिव वॉइस में रहता है, पूर्णकालिक क्रिया हो पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन, नहीं तो हैविंग क्रिया का थर्ड फॉर्म, वैसे हैविंग बीन क्रिया का थर्ड फॉर्म। नीचे वाले वाक्य का देखिए, इसका द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ वाज का प्रयोग हुआ है पहले वाक्य में, वाज का प्रयोग वाज इंटरेस्टिंग, तो वाज इंटरेस्टिंग। देखिए वर्ब है, ए एडजेक्टिव, माने एक ही वर्ब। पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग एक वाक्य है जिसमें केवल एक वर्ब है वाज। इधर जो है इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव, और कोई वर्ब है नहीं है, यानी यह हेल्पिंग वर्ब के रूप नहीं है वाज, बल्कि यह मुख्य वर्ब है। अपने सेंटेंस का, अपने वाक्य का मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया बताए हैं कि जब टू बी वर्ब इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे वाज हो, चाहे वर्ब, यह अगर अपने वाक्य का यह मुख्य क्रिया के रूप में आते की भूमिका में आए तो हम उसको जो है बीइंग चेंज कर देते हैं। और यदि वह हेल्पिंग वर्ब के में आए तो उसके बाद वाले जो वर्ब है, जिसका हेल्पिंग वर्ब है, या उस वर्ब को लेकर के हम क्रिया करते हैं। तो ऊपर दिखाया गया द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, तो होगा द पिक्चर लिख दिए, इसका सब्जेक्ट लिख दिए। अब वाज, तो देखिए अब मुख्य वर्ब है तो हम इसको बीइंग लगाएंगे वाज को, क्योंकि टू या बी से बनी हुई है वर्ब, टू बी के ही रूप होते हैं। तो बीइंग इसके मूल रूप में आइए जोड़ते, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, ताकि इसके बाद का जो शब्द है उसी को लिखिए, बीइंग इंटरेस्टिंग।
और दूसरा वाक्य उतार दीजिए जो करते हो। बी इंजॉयड, बी जो है स्मॉल में लिखिएगा क्योंकि यही अब एक वाक्य बन रहा है। बी इंजॉयड, बी इंजॉयड इट वेरी मच। The picture being interesting, we enjoyed it very much। यह जो है ये बन गया। तो इसी तरह से इसके जितनी विधाएं हैं यह इससे हटकर कुछ नहीं पूछेगा। इसमें हम विशेष रूप से ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या क्या इसके विकल्प हो सकते हैं। यानी टू बी वर्ब आ सकती है, तो टू बी वर्ब आ सकती है तो बताया कि जब टू बी वर्ब आए इज एम आर वाज वर्ब टू बी, तो हम क्या है कि सब्जेक्ट को लिख करके बीइंग लगा देते हैं और बीइंग के बाद तो वाज के बाद जो शब्द है उसी को लिख देंगे। एब्सेंट है एब्सेंट लिखेंगे, इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग लिखेंगे, जो शब्द है बीइंग के बाद हम उसी को लिख देंगे और काम लाकर दूसरा वाक्य को हम उतार देंगे। अगर यह वाज के बाद कोई वर्ब आ रही है तो यह सहायक क्रिया, तो अधिकतर अगर वाज के बाद कोई वर्ब है तो अगर पैसिव वॉइस होता है, अधिकतर पैसिव वॉइस में होता है। वाज किल्ड, वाज रिटेन, या मतलब पैसिव। अब तो हैविंग बीन लगाएंगे, हैविंग बीन लगाकर तब उसको लिखते हैं। जैसे देखिए द कैप्टन वाज किल्ड, तो वाज किल्ड तो हैविंग बीन किल्ड लगा देंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड लगा देंगे। हाँ, वाज आएगा कि जो सहायक क्रिया के रूप में आया, जबकि ऊपर वाज है तो हम यहाँ बीइंग से काम कर टीचर बीइंग एब्सेंट। तो यह इसका सब्जेक्ट अलग अलग होता है। यह तीन रूप में आएगी। एक जो है सब्जेक्ट के बाद तुरंत कोई न कोई फाइनाइट वर्ब होगी जो टू बी वर्ब से हट करके होगी, इज एम आर वाज वर्ब ना होकर कोई न कोई और वर्ब होगी, तो उसको हैविंग लगाकर उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं सब्जेक्ट लिखने के बाद, जैसे लिखा गया है हैविंग राइटेड। और यह जो है पैसिव फॉर्म में होगी, जैसे द कैपिटल वाज किल्ड, तो यह पैसिव फॉर्म में होगी। तो जब इसको जो हम हैविंग बीन लगा करके का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड के थर्ड फॉर्म लिख दिए और उसके बाद दूसरा करेंगे। या तो यह एक्टिव में होगी, तो एक्टिव मतलब जैसे बता गया ऊपर है एक्टिव, बस यही है। एक्टिव में दो तरीके से आएंगे, टू बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब में से आएगा तो हम उसको बीइंग लगा दें, सब्जेक्ट लिखने के बाद बीइंग लगाते हैं। और अगर ये नहीं हाथ है तो कोई फाइनाइट वर्ब होगी तो हैविंग लगा करके उस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं सब्जेक्ट लिखने के बाद, और दूसरा को उतारते हैं। बस इतने तरीके से यह बनता है। अब इसमें अलग से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। अगर एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस आएगा तो बस इसके अलावा कोई और उनके पास वो नहीं है क्या तरीके से पूछ दे। बोर्ड परीक्षा 2005 से पूछा है, द वेदर वाज स्टार्मी, द प्लेन गॉट लेट, द प्लेन गॉट लेट। देखिए यह बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, द वेदर वाज स्टार्मी, द प्लेन गॉट लेट। देखिए पहले का सेंटेंस वेदर है, दूसरे का द प्लेन है, तो इसका मतलब यह नॉन एब्सोल्यूट से बनेगा। तो हम पहले वाले का जो है अधिकतर होता है, जो कि पहले किसके कारण से दूसरा का हुआ है। देखिए तब जो है मौसम खराब होने के कारण जो है विमान को लेट हुआ उतरने में, तो लिखा है द वेदर। पहले वाले के ही सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट रूप में उतारेंगे, द वेदर। और वाज स्टार में बताया कि वाज देखें हम मुख्य वर्ग के रूप में वाज है, इसलिए बीइंग लगाएंगे, बीइंग स्टार्मिंग, वाज को बीइंग बदलेंगे, यहाँ अब लिख दीजिए स्टार्मिंग, कामा लगाकर दूसरा वाक्य को इसको स्मॉल में डी को लिखिए, द प्लेन
काट लेट, ये वाक्य जुड़ गया, दोनों जुड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बन गया। इस तरह से यानी इसमें दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे जिस तरह से पढ़े इसी दायरे में ही प्रश्न ही आएगा। जब भी प्रश्न पूछेंगे बोर्ड परीक्षा में या कोई किसी भी एग्जाम में भी, मान लीजिए आपके विद्यालय के एग्जाम में पूछा जाता है या बोर्ड परीक्षा में होता है, तो सब इसके दायरे में ही पूछा जाएगा, इससे हटकर कुछ नहीं है। अगर आप जिसको जानेंगे तो बड़े आसान से इसको कर लेंगे, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे होम एग्जाम हो, कहीं भी आप इसको सही ढंग से कर लेंगे। बहुत अधिक टिपिकल है नहीं। तो ठीक है, आज हम लोग जो है इसमें जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से कैसे दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनता है, इस विषय में आज हम लोग सीखे। धन्यवाद।